अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले हम बात करेंगे बजट 2023-2024 के हवाले से। कौमी इक़्तिसादी सर्वे भी सामने आ चुका है और माली साल 2022-23 की अगर बात की जाए तो उसके आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। साथ साथ कुछ चीज़ें उसके अंदर वजाहत उनकी की गई है। बताया गया है कि 2022 और 23 के दौरान जो करंट अकाउंट खसारा है वो 3.3 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि 6.5 अरब से ज़्यादा जो है वो मालियाती खसारे का बजट कल पेश किया जाना है। इसहाक डार साहब की जानिब से कल ये बजट पेश किया जाएगा और ये भी बताया गया है कि आइंदा माली साल का जो वफाकी बजट है GDP के 7.7% मालियाती खसारे के साथ तैयार हो चुका है, जो कि कल पेश किया जाना है। जबकि 700 अरब से ज़ायद के नए टैक्सेस इस बजट के अंदर आयद किए जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। साथ साथ IMF की जो मुशावरत से FBR के लिए आइंदा माली साल के लिए 9,200 अरब जो है वो हदफ मुकर्रर किया गया है। साथ साथ FBR के माली साल के निस्बत आइंदा माली साल 1900 अरब इजाफी टैक्स जो है वो इकट्ठा किया जाएगा, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स, रॉयल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से ज़ायद टैक्स लगाने का फैसला कर लिया गया है। और मैं ये भी बताऊं कि जो कल बजट पेश होने वाला है उसमें अगर चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें साल 2022-23 के दौरान हुकूमत की जानिब से पुरतआयुश अशिया पर टैक्स आयद करने के मस्बत असरात नज़र आने लगे हैं। आपको याद होगा कि मिनी बजट जो है वो पेश किया गया था, जिसको हमने रेवेन्यू जनरेटिंग बजट का नाम भी दिया था। उसमें जो टैक्सेस लगाए गए थे 170 बिलियन के जो टैक्सेस इन्हें कलेक्ट करने थे, उसमें कुछ जो है वो इनको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। जबकि माली साल के 2022-23 की जो इब्तिदाई 10 माह है, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में 35 करोड़ 36 लाख डॉलर की कमी भी वाक़ई हुई है। और महंगाई के हवाले से जो है वो आयशा गौस पाशा ने भी कमेंट किया है इसके ऊपर कि महंगाई कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज है और बजट जो बजट कल पेश होने वाला है वो टैक्स फ्री नहीं दिया जा सकता है। ये एक बड़ा चैलेंज है। ख़ास तौर पर जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल है उसने माली साल 2023 और 24 के लिए 2700 अरब के तरक्याती प्रोग्राम्स की मंजूरी देती है। जबकि जो बजट कल पेश होने वाला है उसमें सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफे के इम्कानात हैं। बहरहाल हमारे पहले गेस्ट हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में जो इकोनॉमिक सर्वे साल 2022-23 इसकी रिपोर्ट सामने आई है, इस सर्वे के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर गौर किया गया है। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो अहदाफ रखे गए थे वो हम पूरे करने में कामयाब हो सके हैं बिफोर डिस्कसिंग टुमारोज बजट। तौसीफ साहब, आवाज़ आ रही है आपको? दोबारा रब्ता किया जाए। बहरहाल बात कर लेते हैं कल के बजट के हवाले से। जो चीज़ें इस वक्त सामने हैं मौजूद कि कल क्या होने जा रहा है, ख़ास तौर पे वजाहत की गई थी और कल के बजट के साथ साथ आगे भी हम देखेंगे कि जो प्रोविंशियल बजट है फिर वो भी पेश होना है। वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सिंध के जो तरक्याती बजट थे, हमने आपको ये भी बताया था कि उसके ऊपर हमने ये चीज़ नोट की कि जो बजट रखा गया था उससे कम ही बजट खर्च किया गया था, वो तमाम बजट जो है फिर रिवर्स हो जाता है। बहरहाल हमारे गेस्ट हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, जानना चाहूँगा, ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है। जो पिछला बजट था उसके कुछ अहदाफ रखे गए थे, कुछ मकासद थे, वो पूरे करने में हम कामयाब हो सके हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल नहीं कामयाब हुए। आपकी ग्रोथ इस वक्त 0.3% की है। आपका जो कलेक्शन टारगेट है वो भी आपने इस बार अचीव नहीं किया। ऑल्दो आपका जब डॉलर आपका 185 से आज 285 रुपए का रेट है, तो आपकी जो टैक्सेस में आपने अर्न किया वो बढ़ जाता है। उसके बावजूद भी आपने उसका रेवेन्यू टारगेट अपना पूरा नहीं किया। अच्छा, तो जो आपके टारगेट थे वो आपने खुद भी मीट नहीं किए। इसके अंदर बहुत सी वजूहात हैं। नंबर 1, आपकी पूरी इकॉनमी इंपोर्ट बेस्ड है। आप इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल सारा इंपोर्ट बेस्ड है। पिछली दिसंबर से जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आई एलसी पे, उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री 60-70% कैपेसिटी पे चल रही है पिछले 4-5 महीने से। ठीक है। अगर आप IMF की जो डायरेक्टर हैं उनकी रिपोर्ट पढ़ें, उनका बयान आया है अभी 12 दिन पहले। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी श्रिंक हुई है उसकी सबसे मेन वजूहात ये है कि एलसी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। एलसी रिस्ट्रिक्शन से आपने करंट अकाउंट तो अपना पूरा कर लिया, करंट अकाउंट डेफिसिट तो पूरा कर लिया, आपने उसको सरप्लस पे ले गए, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपने उसको, आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो रुक गई।
अच्छा तौसीफ साहब, फिर अगर ये मामला है, कल बजट पेश होने जा रहा है, उसमें कुछ चीज़ें ये वाजे की गई हैं। आयशा गौस की जानिब से ये कहा गया कि बजट जो है वो टैक्स फ्री नहीं हो सकता, फिर टैक्स भी जो है वो इजाफी टैक्स लगाने जा रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी का इस पर रद्द-ए-अमल क्या है? देखें, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उन्होंने तो कहा था कि इंशाल्लाह ताला बिजनेस फ्रेंडली बजट आएगा। ठीक अब है। कल बजट आता है तो उसको देख लेते हैं। लेकिन अब आपकी बात अगर हम करें, हमें ये बात सबको पता है, ये एक हकीकत है कि IMF बेस्ड बजट आना है। ठीक है। तो हम कोई बहुत ज्यादा वो अच्छी तवक्कुआत नहीं रख रहे बजट के साथ। ठीक है। लेकिन हमारा एक मुतालबा ये था कि आप जो भी रेवेन्यू टारगेट सेट करें, जैसा कि पिछले साल 7,200 अरब रुपए का था, इस साल शायद 9,200 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट सेट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो इस वक्त टारगेट रखा गया IMF की जानिब से, वो जो शर्त रखी गई, मुशावरत की गई है FBR ने, 9,200 अरब जो है वो कलेक्ट करने हैं। 1,900 अरब इजाफी जो है वो इस बार कलेक्शन होगी। कर लेंगे ये अपने अहदाफ पूरे? नहीं, अहदाफ तो पूरे। हमारा मुतालबा ये है कि इसके अंदर आप नए टैक्स पेयर्स इंडेक्ट करें, ठीक है। अपना टैक्स बेस सिस्टम को ब्रॉड करें। ये हमेशा 70 साल से ये होता आया है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स होते हैं उन्हीं पे बर्डन डाल दिया जाता है। ठीक है। तो अब इनको अगर अपना 9,200 अरब रुपए का टारगेट पूरा करना है, इनको जो लोग टैक्स नेट से बाहर हैं उनको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं दरामदाद की बात कर लूं तो उसमें भी रवा माली साल जो है वो दरामदाद के अंदर कुछ कमी आई है। दरामदाद के ऊपर भी ये विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं। इस पर भी कमेंट चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, विदहोल्डिंग कमर्शियल इंपोर्ट्स के ऊपर, जो कमर्शियल इंपोर्ट हैं, जो आप इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना जी, जो इंपोर्ट्स में जो कमर्शियल इंपोर्टर है देखें, वो भी रॉ मटेरियल मंगाता है और SMEs को बेचता है। ठीक है। ठीक है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो अपना रॉ मटेरियल खुद मंगाती है। ठीक है। इन्होंने कमर्शियल इंपोर्ट्स और इंडस्ट्री का जो फर्क है विथहोल्डिंग टैक्स का, वो ज्यादा रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो जब वो SMEs कॉम्पिटिटिव नहीं होते मार्केट के अंदर। हमारा मुतालबा ये था कि आप इसको सेम कर दें, कमर्शियल इंपोर्टर्स, और क्योंकि वो भी रॉ मटेरियल मंगा रहा है, एटलीस्ट जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल खुद तो कंज्यूम नहीं कर रहा, वो SMEs को बेच रहा है। तो आप उसका जो विथहोल्डिंग टैक्स है और जो दीगर टैक्स है, जो एक्स्ट्रा टैक्स है, वो आप सेम कर दें। ठीक है। अच्छा, तो जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने जा रहे हैं और उसके बाद फिर कीमतों में भी इजाफा होगा, इसको फिर कैसे कंट्रोल करेंगे? फिर अब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मसला तो देखें बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी। पिछले 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर बिजली का रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। आज 40 रुपीज यूनिट है। तो आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो पहले ही बढ़ गया, तो आप तो कॉम्पिटिटिव रहे ही नहीं। और उसके ऊपर ये टैक्सेस अगर आप एक्स्ट्रा इम्पोज कर देंगे तो आप कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, चाहे जनरल इंडस्ट्रीज हो, चाहे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज भी हों। अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को इन्होंने 19.99 रुपए का एक टैरिफ दिया था, जो कि जून 2023 तक इम्प्लीमेंटेड था। इन्होंने उसको 4 महीने पहले ही विड्रॉ कर लिया। अच्छा, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं ना, तो अगर इंपोर्टर्स बहुत से ऐसे हैं जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फिर एक्सपोर्टर्स भी हैं जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, अगर उसी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उस पर टैक्स बढ़ जाएगा, तो फिर कीमतों में ऑटोमेटिकली हम देखेंगे एक पीक जो है वो नजर आएगी। इन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा गया क्या इस बजट के अंदर? सॉरी मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट कराया जाता है, इंपोर्टर्स भी हैं, फिर एक्सपोर्ट जो करते हैं तो वो भी रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाते हैं। जब उसके ऊपर टैक्स बढ़ेगा तो फिर इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखा गया कि उसकी कीमतें भी फिर आसमानों पे जाएंगी? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, पहले ही आपका रुपी डेप्रिशिएट हो गया, आपकी इनपुट कॉस्ट तो पहले ही बढ़ गई। आप देखें, आज से 1 साल पहले 185 रुपए का डॉलर था, आज 285 रुपए का डॉलर है। तो आपकी इनपुट कॉस्ट तो पहले ही बढ़ गई। तो अच्छा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज भी जो हैं वो भी मोर देन 50% अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो आप जब आपने ऊपर टैक्सेस लगा दिए, आपका रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, उसकी भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई। इससे क्या हुआ, वो रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं रहे बांग्लादेश के साथ, इंडिया के साथ, तो आपके ऑर्डर्स मूव हो रहे हैं, इसलिए आपकी एक्सपोर्ट 10-12%, अभी तक 12 या 14%। नहीं, ऑब्वियसली सवाल मेरा यही था, यही वजह थी, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी इंपोर्ट करते हैं जो रॉ मटेरियल है। जब गुड्स की कीमतें बढ़ जाएंगी तो इस तरह तो हम इफेक्ट करने जा रहे हैं इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट को भी।
बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कंपीट बिल्कुल कैसे कर रहे हैं। करेंगे हम उसको? नहीं कर पा रहे, तभी तो आपकी एक्सपोर्ट घट रही है। 14% आपकी एक्सपोर्ट अब तक डाउन है। ठीक है, आप अगर नहीं मैं कर पा रहे। अगर स्पेसिफिकली जो मोबाइल इंडस्ट्री है, मोबाइल फोन्स है, उसकी दरामद में भी जो है वो हमने देखा कि टैक्सेस लगाए गए चीज़ें, तो तकरीबन कोई 73.84% कमी आई है। और जो पुरताइश अशिया है वो उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं, अगर इन चीज़ों को ये देखा जाए कि ख़ास तौर पे मोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस तरह से जो डाउनफॉल आया है, ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन्स की अगर बात की जाए तो वो भी नेसेसिटी के अंदर आती है, तो बिल्कुल। उसको अगर पुरताइश अशिया के अंदर आप ऐड कर देते हैं, ये किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? आप देखें, वो फिर आपकी पैरेलल इकोनॉमी चलना शुरू हो जाती है। अभी आपने जब आप टैक्सेस इम्पोज कर देते हैं, आपका माल आपको महंगा पड़ रहा होता है, तो फिर लोग दूसरे रास्ते से माल आना शुरू हो जाता है। ठीक है। स्मगलिंग का रास्ता खुल जाता है। वही हुआ है अभी पिछले 4-6 महीने में। आपने जब एलसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, तो फिर वो दूसरे रास्तों, आपकी इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई और दूसरे रास्तों से आपका फिनिश प्रोडक्ट आना शुरू हो गया। ठीक है, ये यही चीज़ है। अगर रवा माली साल की बात की जाए 2022-23 के अंदर, तो इब्तदाई 10 माह के अंदर हमने देखा कि 47 करोड़ 32 लाख के करीब जो है वो मोबाइल फ़ोन्स दरामद किए गए, जो गुज़िश्ता माली साल के जो है वो दौरानिए के 73% कम है। बिल्कुल। अगर बिल्कुल ऐसे ही। पिछले बजट के अंदर ये चीज़ें फेस की हमने, तो आने वाले बजट में हम क्या जो है वो पोर्ट्रे करने जा रहे हैं आगे? आने वाला बजट तो देखें, अब कल आएगा इंशाल्लाह ताला तो पता लगेगा। एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी? एक्सपेक्टेशंस तो हमारी, अगर आप सच बोलें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त जो हमारे ऊपर प्रेशर है, आईएमएफ हमारे साथ अभी तक, हमारी डील, हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक आईएमएफ के साथ हो नहीं पाया है, तो प्रेशर इज देयर। आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $4 बिलियन पे खड़े हुए हैं, तो इस वक्त प्रेशर है। और इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली बजट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टी सेक्टर भी ज़रा आपका कमेंट चाहूँगा, प्रॉपर्टी सेक्टर की लेन देन करने वाले जो नॉन फाइलर्स हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है विद होल्डिंग, वो दुगना कर दिया गया है। इससे फिर किस सेक्टर को फायदा होने जा रहा है या नुकसान होगा? नहीं, देखें, अगर आप प्रॉपर्टी सेक्टर की बात करें तो उसको तो अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आना चाहिए। देखें, प्रॉपर्टी सेक्टर ऐसा है जिसमें आपका पैसा पार्क होता है, तो उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री से, ट्रेड से, बिजनेस से पैसा निकल के प्रॉपर्टी में पार्क होना शुरू हो जाता है। जब आप उसकी, क्योंकि आपने उसकी एक्चुअल वैल्यू ही नहीं डिटरमिन की हुई है, तो उसके ऊपर जो उस एक्चुअल वैल्यू पे जो भी टैक्स बनता है वो लेना चाहिए, बिल्कुल एक्चुअल वैल्यू पे, प्रॉपर्टी पे, ताकि लोग वहां से निकाल के बिजनेस में आपके इन्वेस्ट करें। वरना अभी तक लोगों का ध्यान ये होता है कि यार आप जो है ये बस ये प्रॉपर्टी ले लें और साल बाद वो बढ़ जाती है, फिर वो बेच देते हैं। वो कहते हैं यार बिजनेस में इंडस्ट्री लगाने से और ट्रेड करने से बेहतर है कि यही काम करूं। नहीं, तो एक आम आदमी के लिए अगर ये सोचा जाए तो वो ऑब्वियसली अगर नॉन फाइलर है, उसने अगर 80 गज के प्लॉट खरीदा है और वो बेच रहा है, फिर उसके ऊपर अगर इस तरह से दुगना टैक्स लागू होता है विद होल्डिंग टैक्स, तो उसको कितना नुकसान होने जा रहा है? नुकसान तो देखें, मगर यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर एक मसला है कि आप ये जो टैक्स नेट से बाहर लोग हैं ना, वो जो नॉन फाइलर जिसको कह लें आप, नॉन फाइलर्स पे ये टैक्स एक्स्ट्रा ले लेते हैं, वो फिर भी खुश है वो, बिकॉज आप वो टैक्स नेट में आना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी वजूहत ये है कि एफबीआर से एक डर, एक खौफ है लोगों को। इसकी जो ब्यूरोक्रेसी है उससे एक डर, एक खौफ है। हमने ये भी तजावीज रखी कि आप एफबीआर में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा करें ताकि लोग टैक्स नेट में आए। इस वक्त हाल ये है कि लोग एक्स्ट्रा टैक्स भरने को तैयार हो जाते हैं, जो नॉन फाइलर। आप बोले दुनिया में कहीं नॉन फाइलर का कोई ऐसा आपने कभी सुना है? नॉन फाइलर, व्हाट इज नॉन फाइलर? हमारे यहाँ नॉन फाइलर रखा हुआ है। आप नॉन फाइलर को फाइलर बनाएं, ऐसा टैक्स सिस्टम लाएं कि वो टैक्स सिस्टम में आए आपके। ठीक है तौसीफ साहब, अगर मैं साल 2022 से इसकी बात करूं तो उसमें गैर मुल्की सरमायाकारी पे ज़रा कमेंट करें, क्योंकि 35 करोड़ 36 लाख डॉलर की उसमें कमी देखी गई है पिछले साल की जो रिपोर्ट है। जी जी, तो उसके अंदर तो आप देखें ना, उसकी आपकी क्रेडिबिलिटी के इश्यूज है ना, आपकी रेटिंग कम हो गई, तो ये क्रेडिबिलिटी के आपके इश्यूज हैं। आपकी अपनी लोकल इंडस्ट्री नहीं चल रही। आप इस वक्त कौन आदमी, जब आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, सबसे बड़ा फैक्टर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, जिसकी वजह से ही आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हर्ट हुई है।
तो आईएमएफ मुआहिदे की अगर बात कर रहे हैं और क्रेडिबिलिटी की बात करें, तो मुआहिदा अगर हो जाता है और फिर आइंदा आने वाले बजट के अंदर क्या क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी फिर? अगर आईएमएफ से मुआहिदा हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला आई एम वेरी होपफुल कि ये एक टर्न अराउंड होगा। आप एक शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म की बात नहीं करता, लेकिन शॉर्ट टर्म पे हमारी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। जो आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो भी आपकी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप कुछ हद तक आप ट्रैक पे आ जाओगे अगर आईएमएफ से ये मुआहिदा हो जाता है। आईएमएफ से मुआहिदा बहुत जरूरी है, जिसकी हुकूमत कोशिश कर रही है, और अल्लाह करे ये हो जाए मुआहिदा। हम कभी इस बात पे खुश नहीं है कि आप आईएमएफ से लोन लें, हम लोन लेकर खुश नहीं है, लेकिन इस वक्त आईएमएफ इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आईएमएफ से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे हम पहुंच जाएं। और हमारी जो आखिरी बात भी हुई, उन्होंने यही कहा कि वी आर ऑन इट, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा उनसे मुआहिदा हो जाए आईएमएफ के साथ। ठीक है, अगर गैर मुल्की सरमायाकारी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चंद ममालिक हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जिसमें अगर चीन है, जापान है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, हांगकॉन्ग है, तो क्या इनका एतमाद बहाल होगा और हम आने वाले इस बजट के बाद नए इन्वेस्टर्स को और जो है यहाँ पर बुला सकेंगे? देखिए, उसके लिए आपको एक 5 से 10 साल की पॉलिसी बनानी होगी। आप कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाएं, कभी भी शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं बनाएं। हमारा बिजनेस कम्युनिटी का हमेशा से मुतालबा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए, लेकिन आप इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर ऐसी पॉलिसी बनाएं, आप ऐसी पॉलिसी बनाएं जो 5 से 10 साल की हो और जो कंसिस्टेंसी के साथ चले। हमेशा हमारा मुतालबा ये रहा है। जब आप जो गवर्नमेंट आएगी या शॉर्ट टर्म अगर आप पॉलिसी को चेंज करते रहेंगे तो उससे आपका इस्तेमाल कभी भी बहाल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसी साल की बात करूं तो इस साल वो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कहीं और दूसरे ममालिक के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की है, तो हम इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारी कम होती चली जा रही है। आने वाला बजट क्या फ्रेंडली बजट होगा, क्योंकि हमारे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी खुद बाहर जो है वो इंटरेस्टेड हैं सरमायाकारी के अंदर? बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त आप देखें, ओपन मार्केट और एक ब्लैक मार्केट और इंटरबैंक मार्केट का डिफरेंस कितना बड़ा हुआ था। आप ये देखें वो क्यों था? क्योंकि हमारा पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है। हमारा पैसा बाहर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इतनी अनसर्टेनिटी थी कि लोग यहाँ पर अपने जो है अपने सरमाए को महफूज नहीं समझ रहे, सेफ नहीं समझ रहे, जिसकी वजह से पैसा बाहर जा रहा था। तो अगर हमारे को ये इत्माद आ जाए, यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इत्माद, देखें पोटेंशियल बहुत है पाकिस्तान में, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, कंजम्पशन इज देयर। अब इसलिए यहाँ पर कोई मसला नहीं है। हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेनिटी का है। हम सिर्फ अपने इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दें, यहाँ पर अच्छा माहौल पैदा करें, हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं, शॉर्ट टर्म नहीं। गवर्नमेंट कोई भी देखे, हम लोग बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, कौन सी गवर्नमेंट जा रही है, ठीक है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए जो 5 से 10 साल की हो, जिससे उस इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो। ठीक है, ज़रा तरक्याती बजट पे भी बात कर लेते हैं। जो 2700 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है इस बिल के अंदर, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ही ज़रा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सीमेंट है, सरिया है, ये जो इंडस्ट्रीज है ये पहले ही जो है वो हम देख रहे हैं कि सफ़र कर रही हैं। अब जब ये इस बुरी तरह से जो है वो चल रही हैं इंडस्ट्रीज़ और इनका मुआशी इस्तेसाल हो रहा है, तो फिर कैसे हम तरक्याती बजट को जो है वो मुख्तलिफ आगे प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकेंगे? देखें जी, बात यह है कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो आप ये जो स्टील की प्राइस थी वो 180-200 रुपए पर केजी थी। आज वो प्राइस 270 रुपए पर केजी है। इन्फ्लेशन इतनी हाई है, तो इस वक्त इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बैठ गई है, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त चल नहीं पा रही है, क्योंकि आपका रुपये डिप्रिशिएट हो गया, इन्फ्लेशन आपकी 38% पे खड़ी है। तो आपकी इस तरह से कभी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं चलेगी। आपको उसके लिए सही पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलना चाहिए। ठीक है, बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये कहा जा रहा है और ये कहा जाता है कि मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम की अशद ज़रूरत है। इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं जो मीटिंग्स हो रही हैं बिजनेस सेक्टर्स की, उसमें भी ये बात जो है वो उसका तस्करा किया जा रहा है और डिस्कशन का हिस्सा है। इस साल हुकूमत कोई पॉलिसी बनाने में कामयाब हो सकेगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ताकि इकोनॉमिकली स्टेबल हो मुल्क? बिल्कुल ऐसा ही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह, देखें कुछ तो प्रॉब्लम थी, कुछ
प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी पैदा हुई। तो बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मस्ट होनी चाहिए। अब तो देखें, अब आगे इलेक्शन का साल है, अब क्या होता है, किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो ताकि ये मुल्क तरक्की करे। अब मैंने अपने 25 साल से मैं भी कारोबारी बंदा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस वक्त जो 6-8 महीने देखे कारोबार के, जो बिजनेस के सिचुएशन देखी, मैंने कभी भी ऐसे हालात नहीं देखे। तो अब हम वी आर होपफुल इंशाल्लाह ताला। हम फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले थे, फाइनेंस मिनिस्टर माशाल्लाह डूअर हैं, हमें पता है वो कर सकते हैं, उन्होंने पहले भी किया है और अभी भी हम होपफुल हैं कि वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। हमारी दुआ है कि भाई पाकिस्तान शुड तरक्की करे और इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब आपके वक्त का। और KCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद थे, और ब्रेक के बाद भी हमारे जो एक्सपर्टीज़ हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ आपके साथ जो है वो सामने रखेंगे। और हो सकता है कि जो कल आने वाला बजट है उसके बारे में भी बात की जाए कि कितना मुतमईन है ख़ास तौर पे ये बिज़नेस कम्युनिटी और ताजिर बिरादरी दोनों।